मेरा सभी प्रदेशवासियों को, मेरे बेरोजगार भाई बहनों को, मेरा सभी अभिभावक जो गण हैं उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। वर्तमान समय में जो घटनाएं घटित हुई हैं, जो आंदोलन की रूपरेखा हमने 8 फरवरी को जो सत्याग्रह शुरू किया था, वो बिल्कुल गांधीवादी तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से वो सत्याग्रह चल रहा था। और आप सभी के बीच वो वीडियो कवरेज है, आप सभी के बीच वो फुटेज है जिसमें कि पुलिस ने रात को वहाँ से हम लोगों को जबरन उठाकर जो चीज़ें हुई, उसके बाद से जो 9 तारीख को सड़कों पर जो जनसैलाब आया, वो जनसैलाब एक आक्रोश के रूप में आया और आक्रोश होना भी स्वाभाविक था। जिस प्रकार से हमारे साथियों के साथ ज़बरदस्ती की गई थी, हमारे साथियों को जबरन करके वहाँ से उठाया गया था, वो आक्रोश आना स्वाभाविक था। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में जो प्रदेश भर से सभी छात्रों, सभी सामाजिक संगठनों, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं, सभी अभिभावक गणों का जो सहयोग मिला, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। शायद मेरे पास शब्द ना हो इस धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए, क्योंकि ये लड़ाई जिस प्रकार से देहरादून से ये चिंगारी शुरू हुई और उसके बाद मैंने देखा कि प्रदेश के हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर तहसील में, यहाँ तक कि गांव-गांव में इस लड़ाई ने, इस चिंगारी ने आग का रूप ले लिया। और इस दौरान जो घटनाएं घटित हुई, इस दौरान हमारे संगठन के जो कुछ कार्यकर्ता थे, 13 लोगों को जेल यात्रा कराई गई और गंभीर धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज करने की कोशिश की गई, जिस पर 307 जो अटेम्प्ट टू मर्डर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि हमारी कोई लड़ाई पुलिस प्रशासन से नहीं थी। अगर पुलिस प्रशासन हम पर 307 धारा के तहत मुकदमा दर्ज करना चाहती है तो उनको भी थोड़ा ये गहनता से इस पर विचार करना चाहिए था, क्योंकि हमारी पुलिस से कोई लड़ाई नहीं थी। हाँ, इस सिस्टम से लड़ाई थी और इस सिस्टम से लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। अब बीच में जो उपद्रव आए थे, जिन्होंने पत्थरबाजी करी, जिन लोगों ने, अब वीडियोज में तो पुलिस ने उन लोगों के, कुछ लोगों को चिन्हित करके उनके फुटेज डाले हैं, उनके वीडियो डाले हैं। उसके उपरांत वहां पर कुछ लोगों ने, जो पुलिस के हाथों में जो पत्थर थे वो भी देखे गए हैं। तो ये पथराव पुलिस की ओर से हुआ या ये पथराव युवाओं की ओर से हुआ, यह स्पष्ट कर पाना संभव नहीं है। और अगर हमारी जांच एजेंसियां, हमारी इंटेलिजेंस ये स्पष्ट कर देती है तो वो इसके लिए स्वतंत्र है और स्पष्ट भी करना चाहिए। अब मैं कहना चाहता हूं कि जिस मांग को लेकर यह आंदोलन शुरू हुआ था, सबसे पहले तो उत्तराखंड के इतिहास में जितनी भी 22 वर्षों में जांच एजेंसियां गठित की गई, उन जांच एजेंसियों में जब जब जांचें शुरू हुई, ये उत्तराखंड की जनता को, उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं को, उनके अभिभावकों को ये बात गौर से समझनी चाहिए कि जब जब भी बड़ी जांचें हुई और उन जांचों में, जांच एसआईटी की हो, एसटीएफ की हो या प्रदेश स्तर की जो जांच समितियां हैं उनकी जो जांच है, उस जांच में जब जब बड़े अधिकारी, बड़े नेता का नाम सामने आने लगा तो वो जांचें ठप पड़ने लगी। वर्तमान घटनाक्रम को देखते हुए उत्तराखंड के इतिहास में ये पहला दौर होगा जब इतने बड़े मात्रा में यहाँ पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही है, भ्रष्टाचार की जो घटनाएं वो सामने आ रही है। पेपर लीक अन्य प्रदेशों में भी हो रहे हैं, परंतु उत्तराखंड में आपने जिस पेपर को भी टच किया
आपने जिस पेपर में भी जांच के लिए हाथ डाले उन पेपरों में भ्रष्टाचार मिला। इसलिए हमारी जो पहली मांग थी कि उत्तराखंड में माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई जांच हो, वो मांग जरूरी है और वो मांग प्रदेश हित की मांग है, वो मांग छात्र हित की मांग है। इसलिए उत्तराखंड सरकार को चाहिए कि आप इस पर संज्ञान लेकर सीबीआई जांच के आदेश दे दें। मैं आपको बता दूं कि अभी हिमाचल में एक पेपर हुआ था, वो लीक हुआ पुलिस कांस्टेबल का, उसके बाद वहां पर उसकी जांच करवाई गई, वहां पर सीबीआई बुलाई गई और देहरादून में जो ये घटना घटित हुई, शायद ये नौबत ही नहीं आती अगर सरकार समय से ये फैसला ले लेती। और मैं कहना चाहता हूं कि उसके बाद 2 दिन बाद अरुणाचल में ऐसी घटनाएं सामने आती है जिसमें वहां के छात्र सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने उतरते हैं। वहां भी यही घटना हुई, सड़क पर आक्रोशित छात्रों ने वहां पर सरकार का विरोध किया और वहां भी 144 जो धारा है वो लागू की गई। और उसके बाद जब सरकार को लगा मामला गंभीर है, वो सरकार की नैतिकता थी, वो सरकार की अपनी एक सत्यवादी सरकार थी, जिन्होंने तुरंत वहां के जो मुख्यमंत्री है पेमा खांडू जी, उन्होंने तुरंत सीबीआई को ये मामला ट्रांसफर कर दिया। परंतु उत्तराखंड में सीबीआई को मामला ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा है, इस पर गहन विचार करना होगा। हम पर और हमारे साथियों पर जो मुकदमे हुए हैं, वो मुकदमे चाहिए आंदोलन के दौरान हुए हो या वो मुकदमे चाहिए हमारे जेल जाने के बाद जो शहीद स्मारक पर हमारे लोग बैठे हुए थे, उनके साथ जो उनका मानसिक उत्पीड़न किया गया, उनके साथ जो उन्हें लगातार उन पर प्रेशर बनाकर जो उनका शोषण किया गया और धारा 144 का हवाला देते हुए उन पर जो मुकदमे किए गए, सरकार को ये गंभीरता से बात लेनी चाहिए कि उन सबके मुकदमे बिना शर्तों के वे वापस लिए जाएं, नहीं तो आगे और भी जो चीजें हैं वो होंगी। क्योंकि ये पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, ये अपने जायज मांग के लिए बैठे हुए थे, ये किसी राजनीतिक संगठन के जो व्यक्ति नहीं है, राजनीतिक दल के व्यक्ति नहीं थे। अपनी मांगों को लेकर, जायज मांगों को लेकर आप लोगों ने इन पर मुकदमेबाजी की, जिसका मैं पूर्ण तरीके से विरोध करता हूं, हमारा संगठन पूर्ण तरीके से विरोध करता है। शहीद स्मारक में 144 धारा लागू होने के बाद वहां पर कई 50-60 लोगों के नाम लिए गए, उन पर मुकदमों का डर दिखाया गया, उन पर मुकदमे किए गए। तो उन लोगों के मुकदमे सरकार को वापस लेने चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि तमाम जो हमारे जो उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच है, हमारी जो बार एसोसिएशन है, हमारे जो और सामाजिक कार्यकर्ता है, जिन्होंने हमारे जो साथी जेल के बाहर रहते हुए शहीद स्मारक पे जिन्होंने धरना जारी रखा हुआ था, उनका जिन लोगों ने भी सहयोग किया, उसमें तमाम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तमाम आंदोलनकारी हैं, तमाम और भी साथी हैं जो, उनका भी मैं एक बार दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार करता हूं कि आप लोगों की बदौलत वो वहां पर टिक पाए, उन्होंने संघर्ष कर पाया। और वहां पर हमारी जो बहनें बैठी हुई थी, उन्होंने इतना संघर्ष किया, इतना हौसला दिखाया कि सरकार को उनके जो मांगे थी, जिसको लेकर वो वहां पर बैठे थे, और सरकार प्रशासन उन्हें उठाना भी चाहती थी, परंतु उन्हें वहां से उठा नहीं पाए, क्योंकि वो वहां पर जो हौसले थे वो उनके बुलंद थे। मैं कहना चाहता हूं कि वहां से जो धरना को, जो कोर्ट परिसर है, वहां से धरने को जो स्थगित करने की बात आई, उस पर मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि 13 लोगों को जो सशर्त जमानत मिली थी, उसमें कुछ जो शर्तें रखी हुई थी, उसको देखते हुए और उसमें जो मान्य जो हमारे न्यायालय है, उन्होंने जो कुछ शर्तें रखी थी, उन शर्तों को मानते हुए सबके साथ हमने पहले बैठक की। जो हमारे जेल के अंदर लोग थे उनके साथ, और जो हमारे जेल के बाहर जो शहीद स्मारक पर संघर्ष कर रहे थे, उसके बाद उन सबसे बैठक करके यह निर्णय लिया गया था कि हम माननीय न्यायालय की जो आदेश है उसका पालन करते हुए
और जो हमारे आंदोलनकारी लोग थे उन्होंने भी पूरा सहयोग किया था, हमारे बार एसोसिएशन ने पूरा सहयोग किया था। उनकी भी कुछ मान सम्मान रखने के लिए वो जगह हमने इसलिए खाली करवाई क्योंकि जो आगे की रणनीति है, वो जो हमारे लोग बाहर जो आंदोलन कर रहे थे उनके साथ बैठकर, जो जेल के अंदर थे उनके साथ बैठकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। और अभी तक जो निकल कर आया है उसमें सबसे पहला बिंदु ये है कि सबसे पहले जो हमारे लोग जो बाहर जो डटकर मुकाबला कर रहे थे उनमें से कई हमें नेतृत्वकर्ता भी मिल चुके हैं। उन्हें संगठन का दायित्व सौंपा जाएगा, संगठन का विस्तार किया जाएगा और हमारे तमाम जो पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी और जौनसार तक जिन लोगों ने भी इस आंदोलन को एक नया रूप दिया, गांव में रहकर या पहाड़ों के छोटे शहरों में रहकर या कहीं से भी जो आंदोलन को समर्थन दिया या आंदोलन का समर्थन जिन्होंने किया, उन सबसे बातचीत जारी है। उन सबको एक मंच पर लाकर ये आगे की रणनीति तय की जा रही है और जल्दी ही आज शाम तक या कल इन लोगों से भी बात की जाएगी जिन लोगों ने हमारे जेल जाने के बाद बाहर नेतृत्व किया। और उसके बाद जो संगठन का जो पहला निर्णय था वो यही था कि संगठन का विस्तार किया जाएगा और उसके बाद ये आंदोलन जिन मांगों के साथ खड़ा हुआ था, सीबीआई जांच वो जरूरी है। परीक्षाओं में जिन परीक्षाओं में चीजें सामने आई है, जिन परीक्षाओं में गड़बड़ियां सामने आई है, उन परीक्षाओं की जांच होना जरूरी है। वो मांगे अभी भी हमारी है और आगे भी रहेंगी। अब सरकार को हम ये कहना चाहते हैं, अगर सरकार पाक साफ है, अगर सरकार जांच करवाना चाहती है तो आप 23 तारीख को जो पीसीएस होने वाला है पहले उस पेपर को रुकवाइए, क्योंकि उस पेपर की अगर जांच नहीं हुई तो मुझे लगता है कि भविष्य में अगर कभी उसकी जांच हो गई, भविष्य में कभी ऐसा मौका मिल गया तो वहां से बहुत कुछ निकल कर आने वाला है। उस पेपर की सबसे पहले जो शुरुआत होती है प्री से, तो उसमें सील नहीं थी उस पेपर में। उसके बाद जब प्री हो जाता है और मामला कोर्ट में लंबित होता है और उसके बाद आपने उसकी अभी महिला आरक्षण का जो मुद्दा है वो शायद अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये तमाम जो चीजें हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि पहले जांच हो फिर परीक्षा हो। पटवारी की परीक्षा जरूर आपने जो जबरदस्ती करवा के जेलों में डालकर आपने पटवारी की परीक्षाएं आयोजित करवा दी, जबकि मैं आज भी कह सकता हूं बच्चों ने भले ही पटवारी की परीक्षा दे दी हो, परंतु 99.99% बच्चे चाहते थे कि परीक्षा अभी ना हो। परीक्षा वो देना चाहते थे परंतु 12 तारीख को कतई भी परीक्षा नहीं देना चाहते थे। उसका भी अभी तक ये पता नहीं है कि जो 380 क्वेश्चन बाहर थे क्या दोबारा पेपर उन 280 में से बना, जो 280 क्वेश्चन बचे हुए थे 380 में से, उसका भी कोई पता नहीं है। 2021 की मैं बात करूं, 4 और 5 दिसंबर को स्नातक स्तरीय परीक्षा वीडियो की परीक्षा करवाई गई। उस दौरान भी 3 दिसंबर 2021 को हमें जेल के अंदर ठूसा गया, हमें जेल के अंदर ले जाया गया और ये बात किसी से नहीं छुपी है कि 4 और 5 तारीख को किस प्रकार से सब्जी की तरह वीडियो का पेपर बेचा गया और उसके बाद हमें जेल से छोड़ा गया था। और ये बात भी किसी से नहीं छुपी है कि 9 तारीख को हमारी गिरफ्तारी हो जाती है और उसके बाद तुम पुलिस का रिजल्ट जारी करते हो, जिसके लिए हमने कहा था कि जांच होनी चाहिए। ये बात किसी से नहीं छुपी है। और हमारे जेल में अंदर रहने के बाद जिसे पूरे प्रदेश के युवाओं का समर्थन, जिस पूरे प्रदेश के युवा ये कह रहे थे कि पहले जांच हो फिर परीक्षा हो, आपने 12 तारीख की परीक्षा को आपने जबरदस्ती करके करवा दिया, तो ये छलावा उत्तराखंड के युवाओं के साथ कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ये आंदोलन आगे बढ़ेगा और आप सबके सुझावों के साथ, आप सबके मार्गदर्शन के साथ, आप सबके सहयोग के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, ये हम कहना चाहते हैं। दूसरी ओर अगर मैं अन्य मुद्दों पर आऊं, मुद्दे बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से ही जुड़े हुए हैं। हमारे भाजपा के एक वरिष्ठ नेता, पूर्व कानून मंत्री, एक लेटर माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड को लिखते हैं कि विधानसभा से जो सदर नियुक्तियां हुई थी उन्हें वापस रखा जाए। मतलब क्यों? अगर गलत तरीके से नियुक्त हुए हैं तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि उन्हें वापस रखने के बजाय जो 2000 से और 2016 तक जो और भी कर्मचारी गलत तरीके से लगे हुए हैं उन्हें भी बाहर करिए।
और मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा कष्ट हो रहा है कि उस लेटर के समर्थन में उत्तराखंड कांग्रेस भी कह रही है कि आप उन्हें रखिए। देखिए, स्टैंड क्लियर रखना होगा, ये मैं कह देता हूं कि स्टैंड क्लियर रखना होगा। अगर कुछ गलत है तो गलत है, अगर सही है तो सही है। विपक्ष को भी ये समझना होगा कि क्या सही है क्या गलत है। अगर गलत तरीके से नियुक्तियां हुई थी तो गलत तरीके से नियुक्तियों का विरोध होना चाहिए। वो कोई सामाजिक संगठन हो, वो कोई राजनीतिक दल हो, उन सबको हमको मिलकर विरोध करना चाहिए। ये तमाम जो चीजें हैं, इन सबको लेकर दुविधा बनी हुई थी। इसलिए मैं आप सबके सामने इस लाइव के माध्यम से ये बता रहा हूं और ये मैं आपको अवगत करवा देना चाहता हूं कि आज शाम या कल दिन तक इन लोगों के साथ भी बैठक हो जाएगी, जिन लोगों ने हमारा जो हमारे जेल जाने के बाद जिन्होंने बाहर नेतृत्व किया था, और उसके बाद आप सबके सामने आंदोलन की क्या रूपरेखा है वो बता दी जाएगी और फिर से ये आंदोलन खड़ा होगा। और कहीं ना कहीं जो हमारी मांगे हैं उसको आंदोलन के तरीके से भी और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जिस प्रकार से भी हमें जो कदम उठाने पड़े हम उठाएंगे और इस आंदोलन को, इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम बिल्कुल तत्पर है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।